गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया। अच्छा, आवाज आ रही है आपको सभी को? तो मुझे लगता है कि आवाज नहीं आ रही, वैसे आवाज आ रही होती है ऐसा। अभी पीछे आवाज आ रही है आप सभी को? तो आज से अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? स्टार्ट कर दिया? ठीक। तो कल वाला कुछ रिवाइज करके आए हो आप? टोटल मतलब कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता दो, ठीक? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा यार, ऑप्शन। हाँ, अच्छा, जिससे मैं पूछूं वो जवाब दे देगा 1 मिनट के लिए? नहीं, पर्सनली नहीं। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक तो होनी चाहिए। ऐसा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये इसी में आपका ही मतलब फायदा है थोड़ा सा, कि आप पर्सनली अगर मैं पूछता हूँ और थोड़ी सी बेइज्जती कर देता हूँ तो क्या दिक्कत है इसमें, है ना? अच्छा, 1-2 दिन बाद, ओके, ठीक, फ्लो बन जाएगा उसके बाद। ठीक है, जो भी प्रीवियस है मैं आपसे मतलब पूछ सकता हूँ, क्योंकि है ना, अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो उस टॉपिक का वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है अपन को। ठीक है, तो आज आपको छुट्टी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कल के बाद में जो प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ाया वो मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। क्लास के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास के बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्लास के बाद मतलब है जो भी टॉपिक हो गया उसके बाद। ठीक है, डन? ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसको आप कह देते हैं ह्यूमन हेल्थ, या इसको आप नाम दे देते हैं मानव स्वास्थ्य। ह्यूमन हेल्थ या मानव स्वास्थ्य। और जब भी यार ह्यूमन हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड मुझे ये बता दो कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, जो शब्द मैंने लिखवाए थे उसके लिए 1 पेज छोड़ दीजिए बस। 1 पेज में जो भी कुछ बाकी का आगे जो जुड़ता जाएगा, बस 1 पेज बहुत है। सबसे पहली चीज हेडिंग डाल लो ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, और उसमें भी सबसे पहली चीज है स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज हेल्थ? अच्छा, आप अगर डिफाइन करें, एक डेफिनेशन बताना चाहें किताबी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में बताओ, किताबी लैंग्वेज में अगर आप बताना चाहो तो कैसे बताओगे कि व्हाट इज हेल्थ? हाँ, ओके। और कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन? हाँ, अच्छा होने का मनोभाव। ओके। और हाँ, बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, जवाब बिल्कुल सही है आपका। और कोई जवाब देना चाहेगा पीछे? नहीं? ठीक है, देखो ह्यूमन हेल्थ सबसे पहले, ये हेडिंग डाली ना आपने? अच्छा, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूं हेल्थ और स्वास्थ्य। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद की बात है, जो पूरा ग्लोब है, मतलब पूरी दुनिया की हालत बड़ी खराब थी। और उसमें कुछ देश ऐसे थे, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लाइक आज भी खराब है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ चले जाओ, सूडान, इथोपिया, जाम्बिया, जमैका, वो जो क्रिस गेल वाले जो कजन ब्रदर हैं सारे, उस तरफ। हाँ, इधर आप ईस्ट एशिया में चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये आज भी गरीब है यार बहुत। ठीक है, इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो लगभग उनको प्रॉपर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, फंडामेंटल जो नीड है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो दुनिया के कुछ 4-5 चौधरी लोगों ने मिलकर, चौधरी समझते हो ना आप? वैसे चौधरी नहीं, हाँ, कुछ सरपंच लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम था WHO। उन्होंने बोला कि यार कुछ कमजोर देश है जो दवा भी नहीं बना पा रहे हैं और वहां पर बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, तो यार इनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए अपन को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक WHO नामक एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। और कब की? ये एस्टेब्लिश की गई 1948 में एस्टेब्लिश किया गया। इसकी स्थापना 1948 में हुई। कहां पर हुई? तो आप लगभग हर एक भारतीय का सपना होता है वहां हनीमून जाने के लिए, पता है आपको? हाँ, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड है,
स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हो, इन्होंने बोला कि हम बताएंगे कि कौन तो स्वस्थ है और कौन स्वस्थ नहीं है, कौन हेल्दी है। और हेल्थ की डेफिनेशन भी इन्होंने दी। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला कि देखो पूरी दुनिया में शुरुआती तौर पर कि अगर कोई फिजिकली अगर फिट है, मतलब मैं कहूं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ, मतलब शारीरिक रूप से परिपूर्ण है, मतलब शारीरिक रूप से कोई भी काम कर पा रहा है, चल पा रहा है, खा पी रहा है और सारा सब कुछ अपना दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो भी काम करने होते हैं वो कर रहा है, तो वो फिट है। और दूसरी सर उसने बोला कि एक मेंटली भी उसको क्या होना चाहिए, फिट होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा मेंटली का मतलब यहां पर किससे है सर, मानसिक तौर पर, ठीक है। किस तौर पर, मानसिक तौर पर। और दूसरा मैंने कह दिया आपसे शारीरिक तौर पर, ठीक है, आपके शारीरिक तौर पर। अब शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अगर वो फिट है तो वो हेल्दी माना जाएगा। उसके बाद लगभग 1970 के आसपास, 1948 में इन्होंने ऐसा बताया, 1972 के आसपास इन्होंने बोला यार इसमें कुछ कमी सी नजर आ रही है। बोले एक हेल्थ और होनी चाहिए भाई, फिजिकल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन एक हेल्थ और होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो और इंक्लूड होनी चाहिए। लाइक उसे हम कह देते हैं सोशली भी वो कैसा होना चाहिए, फिट होना चाहिए। सोशली का मतलब क्या है, सामाजिक तौर पर। अब सामाजिक तौर पर आदमी कैसे स्वस्थ होता है, कोई बताएगा मेरे को कि भाई मेंटल हेल्थ का समझ में आता है, फिजिकल हेल्थ का भी समझ में आता है, एक सोशल हेल्थ, एक सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, कोई भी। वेरी गुड। सोशल हेल्थ का मतलब है, ऐसा मान लो कि सोसाइटी में आपके रिश्ते कैसे हैं, लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, ठीक है। आपके अगर रिश्ते बड़े हेल्दी हैं, जो कि कभी हो ही नहीं सकते, है ना, नहीं हो सकते ना। रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते हमेशा अच्छे हो सकते हैं क्या, कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहें कि सर सोशल हेल्थ का मतलब है लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं और आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, बॉन्डिंग। जैसे कुछ लोग है ना इरिटेट रहते हैं, सॉलिट्यूड में जीना चाहते हैं, अकेलापन, एकल डोरे बोलते हैं ना, ना किसी से बात करते, ना कुछ और है, ना किसी से कोई मतलब होता है, तो उसकी सोशल हेल्थ जीरो है। क्योंकि सोशल हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी आपका जब बुरा वक्त आएगा तो सोसाइटी एकदम काम आती है। कोई घर में डेथ हो गई है या कुछ ऐसा फंक्शन हो गया है तो अकेला, बोलते हैं ना मानव एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन एक सोशल क्या है, एनिमल, इसको समाज के बिना ये जी नहीं सकता। तो भाई शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ भी, सबको बुलाना पड़ेगा ना आपको, अकेले थोड़ी ना कर लोगे सारा काम। तो आप कहेंगे सर सोशल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सोशल हेल्थ का कि क्यों WHO ने बोला कि सोशल हेल्थ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि समाज में एक बंदा है जिसकी काफी अच्छी उठ बैठ है, काफी अच्छा पैसा है। आजकल बड़ा आदमी वही माना जाता है जिसके पास पैसा है, तो लगभग उसके पास बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि पैसे वाले आदमी के साथ सब रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बंदा अच्छा है और अच्छी सोसाइटी के अंदर उसकी पैठ है, अच्छा सम्मान है। उसकी जो बेटी है वो बेटी दुनिया की नजरों में बोलना कि भाग जाती है, नॉर्मली भाग जाना। अब उसकी डिग्निटी को बनाए रखते हुए हम बोलते हैं कि भाई लव मैरिज कर ली, ठीक है। तो उसने लव मैरिज कर ली, अब समाज की नजरों में या फिर इस बंदे की नजरों में इसकी नाक कट गई। ऐसा होता है ना कि अगर किसी की लड़की ने लव मैरिज कर ली या भाग गई है नॉर्मली बिना बताए ऐसा, तो नाक कट गई। अब इस बंदे की जो सोशल हेल्थ वो कैसी हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अब मैं समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहा। अब उठने बैठने के लायक नहीं रहा तो अब सोचो कि समाज के साथ रिश्ते जीरो होते जा रहे हैं। किसी से मिलना जुलना, ऐसे कोई जो सामाजिक फंक्शंस है, शादी वादी, उनमें जाना इनकी फैमिली का जो है थोड़ा कट आउट हो जाएगा। अब इस सोशली हेल्थ का ये खराब होने की वजह से इसका सीधा असर किसके ऊपर आएगा, इसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, नींद नहीं आना, ऐसी कंडीशन। अब जब नींद नहीं आएगी तो आइसोमनिया की वजह से बीपी फ्लक्चुएट होएगा। बीपी फ्लक्चुएट हो मतलब फिजिकल हेल्थ के ऊपर इसका असर आ रहा है। तो आपस में सोशल हेल्थ का सीधा रिलेशन मेंटल हेल्थ से है और मेंटल हेल्थ का सीधा रिलेशन फिजिकल हेल्थ से। ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है तो आप कह सकते हैं कि सोशल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। तो सोशल हेल्थ भी WHO ने क्या कर दी, जोड़ दी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि WHO के अनुसार अगर कोई भी आदमी स्वस्थ है, इसका मतलब यह है कि वो फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट होना चाहिए, तभी उसे हम क्या मानेंगे, स्वस्थ मानेंगे। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप बताना कि मैं सही हूं या गलत, जो 99.99% लोग जो है वो अस्वस्थ है या अनहेल्दी है।
क्योंकि ऐसा कोई बंदा है जिसके समाज में सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई है। या फिर उसके दिमाग में कोई डिप्रेशन या किसी भी चीज का कोई तनाव ना हो, या फिर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बंदा जो है वो स्वस्थ है, और वो है अभी जो नवजात शिशु है, क्योंकि समाज में उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सब पप्पियां देखे जाते हैं ना, रिश्ते अच्छे हैं सब, मेंटल प्रेशर है नहीं, बस दूध चाहिए और कुछ है नहीं, और किसी का प्रेशर है नहीं, और तीसरी चीज फिजिकली भी फिट ही है नॉर्मली, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक जो नया जो अभी बच्चा जन्मा है वही हेल्दी है। लगभग जिसको थोड़ी सी समझ आ गई है वो अब तो हेल्दी नहीं रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हम कहें कि सर हेल्दी होने का मतलब क्या है? फिजिकल हेल्थ और फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना और सोशली फिट, ये तीनों अगर फिटनेस आपके पास है तभी आप हेल्दी मानोगे। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? WHO ने दी थी। इसको लिखने की ज्यादा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले डिजीज के बारे में। डिजीज या जिसको आप कह देते हैं रोग। रोग क्या होते हैं? इनमें से अगर कोई भी एक हेल्थ नहीं है तो आप बीमार हो। समझ में आया? अब डायरेक्ट हम मुद्दे की बात पे आएंगे कि एग्जैक्ट डिजीज होती कितने प्रकार की है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी? सम कौन सी? अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। देखो डिजीज होती है दो टाइप की, मैं लिखते चलता हूं। आप यहां से आप नोट कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि यहां से थोड़ा सा, अच्छा पहले जो आपने ये नोट कर लिया था WHO वाला, अच्छा नहीं किया था तो मैं एक बार नोट करा देता हूं आपको। ये नोट कर लीजिए इधर कि जो WHO है, WHO को क्या कह देते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कह देते हैं आप विश्व स्वास्थ्य संगठन। एस्टेब्लिश कब हुआ? तो आप कह सकते हैं सर 1948 में एस्टेब्लिश हुआ या स्थापित हुआ। स्थापित हुआ। और सर जो WHO है वो WHO, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर को आप हिंदी में क्या कह देते हैं? मुख्यालय। जेनेवा स्विट्जरलैंड, यहां पर इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, आपके जितने भी नोट्स हैं, इन नोट्स को आप एक थ्योरी, जैसे देखो आपको जूनियर अकाउंटेंट की बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको PDF भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिनके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब आप नोट्स बनाते हो तो फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करना। जो ट्रेडिशनली जो आप किताब से दूसरी किताब छाप देते हो उससे अच्छा है। अभी मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ऐसा, नोट्स जब वो बनाते हैं तो नोट्स में क्या करते हैं कि पूरी पूरी लाइन लिख लिख के उनको मजा आता है ऐसा कि बहुत अच्छे रंग बिरंगे नोट्स बनाओ, रंग बिरंगे 50 तरह के कलर यूज करो, लेकिन आपके नोट्स बिल्कुल कंप्रेस्ड होने चाहिए। नोट्स का मतलब क्या है? पर्पज क्या होता है नोट्स का? नोट्स का पर्पज ये होता है कि अगर आप किताब के अंदर 100 पन्ने हैं तो लगभग 10 पन्नों में आपने उस नॉलेज को कंप्रेस कर दिया, ताकि आप एग्जाम के लास्ट टाइम पर जब आप नोट्स को देखो तो दिमाग खराब ना हो, ये रिवाइज करना है 10 दिन में, नहीं होगा। पहले आप हिम्मत हार जाते हो कि ये तो नहीं हो पाएगा यार। तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा मतलब लास्ट में रिवाइज करते करते छोटा सा लास्ट में एक पन्ना, जिसमें ऐसा मान लो कि जैसे मेरा एक दोस्त है जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, अभी रिसेंटली उसने मेंस दिया और अभी इंटरव्यू भी दिया। उसने पूरी हिस्ट्री लगभग 20 पेज के अंदर लिख रखी है, पूरी हिस्ट्री, समझ पा रहे हो आप? UPSC की पूरी हिस्ट्री उसने 20 पेज में लिख दी, और वो बार बार में रिवीजन के बाद आती है ऐसी कला। तो आप जब रिवाइज करोगे तो लास्ट में हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर पाओ। बहुत सारे तुम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनको लगभग सब कुछ आता होगा, जिनको सब समझ में भी आ रहा है और उनको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, और दिन कितने बचते लास्ट में? 5 या 10 दिन। उस टाइम पर जिसका रिवीजन प्रॉपरली हो गया ना तो वो सिलेक्शन पक्का है। बस ये, क्योंकि लास्ट टाइम पे एग्जाम के अंदर जब बैठते हो ना तो आपको ये ऐसा लगता है पढ़ा हुआ तो है यार इसका, लेकिन ये था कि ये था, फिर स्लिम मिस्टेक कर देते हो और गलत हो जाता है। और ये जो गलती है ना, आप जिसे आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे कैसे ऐसे कितने स्टूडेंट यहां पर हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम टाइम पे जाके और ऐसा भूल सा जाता हूं वहां पे, यार मेरे को सब कुछ आता था लेकिन वहां जाके मैं भूल गया। ऐसा है कोई नहीं है, सभी ऐसे। तो इसका एकमात्र कारण है ना
कॉज यही है कि आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। अगर प्रॉपर रिवाइज करोगे, मेरे साथ भी होता था जब मैंने नीट की तैयारी की, तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ। मैं यहाँ पर आपको फालतू का जैसे ज्ञान नहीं दूंगा, मैं जो खुद पे अप्लाई कर सकता हूँ या करता हूँ। फिलहाल मैं भी यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और एक सेंटर लेवल का एग्जाम जो मैं क्रैक करके आया हूँ, आपने नाम सुना होगा नीट का। मैं सिर्फ ये आपको ऐसा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं क्रैक करके आया हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, हालांकि उम्र में आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, छोटे होंगे, जैसे भी होंगे, बट एक्सपीरियंस इस एग्जाम का जो मैंने लिया है वो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और फिलहाल यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, आसपास भी देख रहा हूँ लोगों को। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवीजन की स्ट्रेटेजी बना के रखो, पूरा एक लॉन्ग टर्म बना के रखो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब पूरे कर लेने हैं और कब कब पूरे कर लेने हैं, इसका रिवीजन मुझे कब करना है, इसका रिवीजन कब करना है, इसका रिवीजन कब करना है। ये पूरी स्ट्रेटजी, एक पूरा चार्ट बना के रखो। वो पूरा होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, बना के तो रखो एक पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो ना, तो आप कम से कम दिमाग में तो रहता है पहले मैं बस स्टैंड जाऊंगा, उसके बाद में आज की मेरी बस है और 3 दिन बाद रिटर्न आऊंगा, तो 3 दिन की मुझे ट्रेन भी बुक करा लेनी है। ऐसा तो पूरा एक रोड जो है मैप बन जाता है आपको। तो ऐसा मैप बना के रखो टिल द एग्जाम, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे जैसे एग्जाम आगे खिसकता जा रहा है, तो वो क्या है कि ढीले हो जाते हैं थोड़े से। जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक आप एफिशिएंटली काम नहीं करोगे। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पूरा एक मैप बना लो आगे तक का, कि आपको एग्जैक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे कवर करने, ठीक है। तो चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। और वो आपने 5 साल के पेपर वगैरह निकाले, आपने नहीं निकाले? निकाल लो यार, रिक्वेस्ट है आपसे। एक तो सिलेबस और एक पेपर, दोनों। सिलेबस आपको, जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइंस का सिलेबस क्या, तो लगभग आपको पता तो होना चाहिए साइंस का सिलेबस ये है। आपके जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पता कौन कौन से आते हैं, ये सब्जेक्ट्स ये। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो इसको, लेकिन पेपर जरूर रखो जब भी आप पढ़ रहे होते हो ना। जैसे मैंने आप जब ये पढ़ा लिया, डिजीज पढ़ाया, तो डिजीज के अंदर से कैसे कैसे 4-5 सवाल पूछे गए, तो जब आप देख लोगे ना, पहले भी सवाल देख लोगे कि डिजीज से ऐसा ऐसा सवाल पूछा गया था, तो जैसे ही मैं वो वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको क्लिक हो जाएगा ये तो एग्जाम में आया हुआ है, तो वो और लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाएगा। ऐसा क्लियर है? तो हम मुद्दे पर वापस आते हैं। हेडक्वार्टर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सर डिजीज के बारे में। डिजीज कितने टाइप की होती है? पहली डिजीज ऐसी जो डिजीज आपको लगभग जब आप पैदा हुए थे, तो आपकी गलती नहीं है इसमें, आपको बचपन से जन्मजात, मैं कहूं कि सर बाय बर्थ आपको मिला, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ आपको मिली या सिंस बर्थ आपको मिलती है, या मैं आपको कहूं कि सर जन्म से पहले से आपको मिलती है, जिसको आप अंग्रेजी में कह देते हैं कंजेनिटल डिजीज, और हिंदी में कह देते हैं जन्मजात रोग, जो बाय बर्थ या जन्म से पहले आपको मिले। और ऐसी दूसरी बीमारी, दूसरे टाइप की बीमारी जो आपको आपके खुद के कर्म कांडों से मिली हो, मास्क नहीं लगाया या फिर उचित दूरी बना के नहीं रखी, ठीक है, कुत्ते के कांटेक्ट में आ गए, कुत्ते को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई या कुछ और नहीं लगाया, बहुत सारी चीजें नहीं लगाने से भी बीमारियां फैल जाती है भाई, ठीक है। तो कंजेनिटल डिजीज ऐसी बीमारियां जो आपको खुद ने एक्वायर की है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपने खुद ने एक्वायर की, आपकी लापरवाही से हुई हो या किसी के कांटेक्ट में आने से हुई हो, ऐसी बीमारी को आप कह देते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज या इसको हिंदी में आप कह देते हैं उपार्जित रोग, या और नाम दे देते हैं अर्जित रोग। अर्जित, उपार्जित या एक्वायर्ड, अर्जित, उपार्जित या एक्वायर्ड। चार्ज इसी नहीं चल रहा क्या? चल रहा है? तो मुझे ही शायद गर्मी ज्यादा लगती है ऐसा लग रहा है। अच्छा, कोई टाइमर वाइमर सेट कर रखा है क्या? ये सर पे भी तो लाइट है। अच्छा, ऊपर वाले बोल रहे कि सर वॉइस नहीं आ रही। दिनेश और अंजनी, कविता, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे को कि आवाज आ रही है क्या। ऊपर वाला वैसे सुनता तो कम ही है, बट ठीक है, इन दिनों कम ही सुन रहा है मेरी ऊपर वाला। अच्छा, आ रही है, ओके। अंजनी देखो, स्वयं भगवान आए। अंजनी, ओके। एक्वायर्ड डिजीज और बाय बर्थ,
तो बाय बर्थ वाली डिजीज भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, जन्मजात से पहले मतलब जन्म से पहले वाली डिजीज भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो आपके सिलेबस में दोनों है, लेकिन जो एक वास्ट एरिया जो कवर कर रहा है वो कौन है, एक्वायर्ड डिजीज। तो आपकी पहली जो हेडिंग होनी चाहिए वो आप डाल लीजिए एक्वायर्ड डिजीज, या जिनको आप कह देते हैं उपार्जित रोग। एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग, अच्छा, अब उपार्जित रोग कैसे कैसे हो सकते हैं? हालांकि हो सकता है कि ये क्लासिफिकेशन आपने कहीं पढ़ा हो और ना भी पढ़ा हो। ये क्लासिफिकेशन कैसे कैसे टाइप की बीमारी हो सकती है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले उपार्जित रोग, जैसे मान लो कि आपने जो भी फूड या न्यूट्रिशन या पोषण आप ले रहे हो उसके अंदर किसी चीज की कमी हो गई। जैसे मैं कहूं कि रतौंधी, किसकी कमी से? मैं कहूं कि स्कर्वी, किसकी कमी से? मैं कहूं रिकेट्स, नाम सुना है, डी की कमी से, वेरी गुड, ठीक है। मैं कहूं कैल्शियम की कमी से, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब ये सब कुछ खाने या मिनरल्स या फूड की कमी से हो सकती है। जैसे आपने कहा कि सर क्वार्शियोर और मेरस्मस नाम सुना होगा आपने, सुना है? बताएंगे इसके बारे में, सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपने ये एक भी नाम नहीं सुना है तो डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस लूज ना करें कि यार ये सबको आता है मेरे को नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो मैं कहूं कि अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी या कमी के कारण अगर कोई बीमारी होती है तो आप इसको पहली कैटेगरी में रख देते हैं, जिसको आप क्या कह देते हैं, कमी से होने वाले रोग, या अंग्रेजी में कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज। क्या कह देते हैं इन्हें? डेफिशिएंसी डिजीज या कमी से होने वाले रोग, पहली कैटेगरी है जो मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट सारी की सारी बताऊंगा टोटल। और कुछ चीजें आपके सिलेबस में छुपी भी रहती हैं। देखो, सिलेबस एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे बीमारियां पूछी गई कि रतौंधी के बारे में पूछ लिया गया। अब रतौंधी डायरेक्टली इनडायरेक्ट किससे रिलेटेड है बेटा? विटामिन से। अब वो विटामिन के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया गया कि रतौंधी जो है वो किसकी कमी के कारण? अब विटामिन ए के कारण होता है, और वो विटामिन ए की जगह पता क्या लिख देता है? वो लिख देता है ये रेटिनोल, नाम सुना है? विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि जो सिलेबस का, मान लो कि ये सिलेबस है आपका, तो सिलेबस के आसपास की कुछ चीजें भी आपको कवर करनी पड़ेगी। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं है, फिर सर क्यों करा रहे? बस वो इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों को समझने के लिए इसके आसपास की चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे विटामिन्स है, तो विटामिन्स आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको विटामिन्स पढ़ाऊंगा। विटामिन्स क्या होते हैं, कहां कहां से मिलते हैं, सोर्स क्या है। आपसे पूछ लिया रतौंधी, अगर आप कौन सा फूड खाने की वजह से आपको रतौंधी का जो है इलाज हो सकता है, मान लो ऐसा है, तो डिजीज का ही सवाल, लेकिन आपसे पूछा गया विटामिन का सोर्स पूछ लिया गया, ये सोर्स पूछ लिया गया बीमारी के तौर पर। तो ऐसा जो है चीजें आपसे पूछ ली जाती है। हो गया पहला, डेफिशिएंसी डिजीज। दूसरी बात हो गई, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बीमारी हो गई, ये बीमारी आजकल बड़ी चल रही है, मतलब ऐसा मान लो 100 में से 80 लोगों को है ये एलर्जी। एलर्जी, या इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाए, बहुत भारी सा नाम है, प्रत्यूजा, ऐसे कुछ बोलते हैं, आधा तय है ये, प्रत्यूजा, ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं एलर्जी। तो इंग्लिश में याद रख लेना आप इसको, अगर फिर भी हिंदी में वहां पर लिखा हुआ आ रहा है तो आप देख लो ना, ये ऐसे लिखते हैं। अब कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको देख लेना आप, प्रत्यूजा, ठीक है। हाँ, तो एलर्जी या इस, अब एलर्जी से भी बहुत सारी बीमारी, जैसे मान लो कि आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी कभी कभी क्या ज्यादा रिएक्ट करने लगती है। आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, नाम सुना होगा आपने, जो आपके सिलेबस में भी है। इस प्रतिरक्षा तंत्र का काम होता है आपकी बॉडी में अपना और पराया पहचानना, कौन तो अपना है और कौन पराया है। जैसे मान लो कि बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये अलर्ट कर देता है कि आपकी बॉडी में कोई पराई कोशिका या पराई सेल्स एंटर कर रही है, नॉन सेल्फ जो सेल है वो एंटर कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर एंटीबॉडी बनाओ या कुछ भी करो, अलर्ट कर दिया आपको कि भाई कोई ना कोई आया है।
समझ में आया? तो कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हाइपर रिएक्टिव हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम, कि जो नॉर्मल चीजें जिनके लिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे आपका मान लो आपने घर में कोई कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता आपके घर में 4 मेंबर है, भाई बहन मम्मी और पापा, जब भी आप एंटर करते हो तो नहीं भौंकेगा, नहीं भौंकेगा, वो कुत्ता अपने आप में इम्यून सिस्टम है। लेकिन अगर कोई पराया आदमी आएगा उसको देख के भौंकेगा, कभी कभी कुत्ता हो गया बावड़ा, वो आपको देख के भी भौंकने लगे, या कोई अपना अपना है उसको भी देख के भौंकने लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? एलर्जी हो गई। अब समझ में आए कि इम्यून सिस्टम जो है अपनी कोशिकाओं के लिए तो कभी भी अलर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर अपनी कोशिकाओं के लिए भी कभी कभी ऐसे होने लगे, या जिस कोशिका के लिए हमको रिएक्शन नहीं देना उस कोशिका के लिए भी रिएक्शन देने लगे। जैसे मैं अनाज खा रहा हूं, कभी कभी आपने सुना है कि गेहूं से एलर्जी हो गई, उसको आटा नहीं खाता है, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सीलिएक डिजीज। आंतों में जैसे गेहूं जाएगा, गेहूं के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो गया, गेहूं से एलर्जी हो गई। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है ना, बोलते ना लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया अंग्रेजी में, दूध वूध नहीं ले सकते, गैस बन जाएगी, वॉमिट होने लगेगी, ऐसी कंडीशन हो जाएगी दूध से, तो दूध से एलर्जी हो गई। हो सकता है किसी दवा से हो गई पर्टिकुलर एलर्जी, तो ड्रग एलर्जी हो सकती है। हो सकता है कि डस्ट से एलर्जी हो जाए, कि डस्ट जैसे आप झाड़ू निकालते हो, मम्मी झाड़ू निकालती है तो छींके आने लगती हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं, पानी आने लगता है, रैशेज होने लगते हैं। बरसात से, धूप से, न जाने किसी आदमी से भी एलर्जी हो सकती है जीवन में कभी भी, तो हम कहें एलर्जी। समझ में आ गया? हाँ। तीसरी चीज आती है आपकी, जैसे एक पर्टिकुलर बीमारी जिसको आप कह देते हैं, जो किसी भी उसमें नहीं आता, जिसको आप कह देते हैं कैंसर। कैंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा, डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा इन बीमारियों में कि सर हम साइंस पढ़ रहे हैं। आपको डेली लाइफ में जैसे बात करते हैं ना, बस वैसे ही आपको मैं, बस थोड़े से नाम थोड़े से हेक्टिक हो जाते हैं, नाम भारी भारी से हो जाते हैं, जो पैथोजन के नाम होते हैं, रोग कारक, वो नाम थोड़े से भारी हो जाते हैं। वो कोशिश करेंगे हम आपको यहीं पे याद करवाने की, और थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कैंसर के बाद में बात आती है कि जैसे कुछ उम्र संबंधी रोग होते हैं, उम्र संबंधी, इनको विकार कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिनको आप कह देते हैं एज रिलेटेड डिफेक्ट। एज रिलेटेड अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? एज रिलेटेड डिजीज या डिफेक्ट कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दादा दादी, नाना नानी, या आपके पापा की उम्र लगभग 55 से ऊपर हो गई होगी, तो आंखों में जाला आ जाता है, बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं कि आंख बनवा के लेके आएंगे पापा की, ठीक है, अभी तो आप उसको कहते हैं मोतियाबिंद, या अंग्रेजी में कह देते हैं कैटरेक्ट, कह देते हो आप। क्या आपके अंदर मोतियाबिंद हो सकता है? क्या किसी 5 साल के बच्चे में हो सकता है? तो आप कहेंगे एक उम्र हो जाने के बाद ही ये बीमारी होती है। बीमारी नहीं है, डिफेक्ट है, कि आपके आंखों का जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है, उसके ऊपर जाला आ जाता है, तो आप कहेंगे सर उम्र संबंधी। जैसे मैं कहूं गठिया, जैसे घुटनों में दर्द होने लगता है, ठीक है, ये भी अपने आप में। जैसे एक नाम सुना होगा आपने डिमेंशिया, या अल्जाइमर, नाम सुना? अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, बुढ़ापे में आके होने लगती है, भूलने लगता है आदमी। तो ये सब बीमारियां कैसी हैं? एज रिलेटेड बीमारी। तो इसमें मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इनके एग्जाम्पल आप पढ़ते रहे। उम्र संबंधी हो गई। अब हो जाता है कभी कभी कि किसी की कमी से होने वाली, किसी की कमी से, अब मैं कहूं कि कोई चीज अगर मैंने ज्यादा ले ली, उसकी कमी, उससे भी हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि कभी कभी पानी के अंदर जैसे फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो जाता है, होता है। जैसे पर्टिकुलर आपने देखा होगा कुछ हेडपंप पे सरकार रेड क्रॉस लगा देती है, ऐसे देखा है रेड क्रॉस वाले हेड, दूरदर्शन पे ऐड भी देखे होंगे आपने। जैसे मैं कहूं कि राजस्थान के अंदर कुछ धौलपुर है, भरतपुर है, हमारे झुंझुनू सीकर की तरफ है, कुछ ऐसा एक रेड जोन एरिया है जहां पर पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है। आपने अपने गांव में देखा कभी ऐसा कोई हेडपंप या कुआं जिसके ऊपर रेड क्रॉस लगा के रखा हो? नोट नहीं किया होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा, या आपके प्रशासन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो फ्लोराइड जैसे अगर आप उसका इंटेक ज्यादा कर लेते हैं पानी के साथ, तो आपके अंदर एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम बता सकता है कोई? कोई भी? मैं हिंट दे देता हूं आपको, दांतों के ऊपर पीली परत आ जाती है, फ्लोरोसिस। सुना है फ्लोरोसिस? दांत पीले होने लगते हैं, ऐसा दांत पीले होने लगते हैं, और दूसरा हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं भाई, फ्लोरोसिस कहते हैं आप इसे। मैं कहूं कि पानी के अंदर लेड, लेड का मतलब होता है सीसा, पीबी, केमिस्ट्री में बताऊंगा आपको, पीबी अगर ये ज्यादा हो जाए तो बॉडी पैरालाइज्ड भी हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जाए, जैसे मैं कहूं कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है अखबार में खाना लपेटने की, देखा है? जैसे घी की रोटी है,
आपने फोल्ड की और जल्दबाजी में कभी कभी अपने एल्यूमिनियम वाली जो फॉइल होती है ना वो है नहीं अपने पास, जैसे मेरे घर में भी नॉर्मल एल्यूमिनियम की फॉइल यूज नहीं करते हैं, ऐसा अखबार में लपेट के रख दी या फिर कुछ भी है, या फिर आपने देखा होगा डिब्बा रोटी वाला उसके अंदर अखबार बिछा देते हैं, आप देखा होगा ना। अब अखबार के ऊपर जो इंक है ना बेटा, इंक, उस इंक के अंदर बहुत सारे केमिकल है, और जब आप घी की रोटी उस पर रखते हो ना तो घी से वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो केमिकल इंक वाला, और वो किस में आ जाएगा, रोटी में, और रोटी में आ जाएगा तो उससे भी आपको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हमें इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान ही नहीं देते, और ये रिसेंटली पूछा गया एक एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसी चीज, सारी चीजें जो आपको दैनिक जीवन में, तो आपको ऐसी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे से अपन सिलेबस कवर करेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें बहुत ज्यादा, तो आप इनको कह सकते हैं कि सर टॉक्सिसिटी, इसको क्या कहते हो आप, टॉक्सिसिटी। कोई भी चीज अगर एक्सेस में ज्यादा अगर चली जाती है तो जहर के रूप में काम करती है, ठीक है, जहर के रूप में काम करती है। अगर फ्लोराइड पानी में ज्यादा हो गया तो फ्लोरोसिस हो गया, अगर फ्लोराइड कम हो गया तो हड्डियां और दांत कमजोर हो गए। फ्लोराइड जरूरी भी है पानी में, ठीक है, और ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत है, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो टॉक्सिसिटी होगी। अब टॉक्सिसिटी के बाद, अच्छा ये लिख लिया आपने, नेक्स्ट इसी में आगे की तरफ बढ़ा रहे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं। कुछ हॉर्मोन्स, जैसे आपने नाम सुना होगा गोइटर, पढ़ा गोइटर, गलगंड, घेंगा, कौन से हार्मोन की कमी से हो जाता है? हाँ, जैसे मैं कहूं कि नॉर्मली कुछ हार्मोन्स की कमी से होने वाली बीमारियां, तो हम यहां पर क्या कह देते हैं, कुछ हार्मोन्स की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। हार्मोन्स की कमी या डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की कमी या डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, इनके कारण भी सारी बीमारियां, सारी लगभग। और मैं आपको कह रहा हूं कि बीमारी से आप एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और आएगा ना तो आप बोलोगे सर आपने तो इतना बेवजह इतना ही करा दिया था, ये सवाल तो वैसे हम कर लेते आराम से, नो डाउट, बहुत अच्छे तरीके से आप सवाल हल कर लेंगे। एग्जाम में बहुत फर्जी सा सवाल आने वाला गारंटी के साथ, बहुत ही सिंपल, जो नॉर्मल बेसिक भी पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो भी आपको लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे ऐसे सवाल पूछा गया, पीलिया, पीलिया जो है वो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है आपसे, तो पीलिया का मतलब होता है हिपेटाइटिस। अब बताओ हिपेटाइटिस मतलब लीवर, ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बताओ आप, ठीक है, कोई भारी ज्यादा सवाल है क्या? अब आता है यहां पर लास्ट में आता है बेटा इन्फेक्शन, जिसका इंतजार लगभग आप सभी कर रहे थे कि वो वाली बीमारियां कब बताओगे। इन्फेक्शन, या इसको आप हिंदी में क्या कह देते हो, संक्रमण कह देते हो, ठीक है, संक्रमण। तो ये मैंने टाइप बताई, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है कि आपको मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, ये खुद का बनाया हुआ क्लासिफिकेशन है लगभग। तो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी है, सारी धीमे धीमे सारी। अब जो इन्फेक्शन है, मैक्सिमम ऐसा मान लो कि बीमारियों का जो 90% जो सिलेबस है ना वो यही है, इन्फेक्शन या संक्रमण, ठीक है। अब इस इन्फेक्शन में अभी तक आपने टॉपिक्स पढ़े थे, अब इसमें क्या है, सब हेडिंग आ जाएगी नीचे, सब टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। तो अलग से मैं लिख रहा हूं इन्फेक्शन को ऐसा, संक्रमण को, अगर आपके पास जगह है तो उसी में लिख लो, नहीं तो आप अलग से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, संक्रमण या इन्फेक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं बताओ? 2 टाइप के, कि एक इन्फेक्शन ऐसा हो गया मेरे को जिससे आप मेरे पास बैठे हो तो आप बीमार नहीं होते, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो रहा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहा है, और एक पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है, लाइक कोरोना, समझ पा रहे हो? तो जो इन्फेक्शन है वो कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। पहला कौन सा हो गया, जिनको आप क्या कह देते हैं अंग्रेजी में, आप कह देते हैं सर कंटेजियस, या आप इनको कह देते हैं बेटा इन्फेक्टियस, कंटेजियस या इन्फेक्टियस इन्फेक्शन। हिंदी में इनको कहा जाता है संक्रामक, संक्रामक, या और हिंदी में कह देते हैं संचारी, संचारी रोग, संक्रामक रोग या संचारी, अंग्रेजी में कंटेजियस डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज लिख दो तो ज्यादा बेटर है, इन्फेक्शन से डिजीज लिख देते दोनों में, येलो डिजीज, कंटेजियस डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज।
अच्छा, दूसरी वाली जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, इनको आप क्या कह देते हैं? नॉन कंटेजियस या नॉन इन्फेक्टियस या असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। अच्छा, अंजनी का वापस से मैसेज आया, सर वॉइस नहीं आ रही है। अंजनी अब बताओ, अब आप क्लियर आ रही है? ऑडिबल? ओके गौरव, थैंक यू। महेंद्र, ठीक है। अंजनी एक बार आपका नेटवर्क वगैरह चेक कर लो यार, हो सकता है कि शायद आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसी। तो ये असंक्रामक रोग हो गए। तो इधर आप क्या लिख सकते हैं कि सर ये पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन फैलेंगी। और ये लिखा मैंने P2P, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती। ये P2P, पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो ऊपर से पता चल रहा है ना, संक्रामक संचारी रोग, और इनको असंक्रामक या इनको हिंदी में कह दिया जाता है गैर संचारी रोग। कभी कभी इनको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गैर संचारी रोग इनको आप नाम दे देते हैं, गैर संचारी रोग। ओके, तो ऊपर वालों को समझ में आ रहा भाई? ऊपर वाले का ख्याल रखना बहुत जरूरी। तो कंटेजियस डिजीज और नॉन कंटेजियस डिजीज। अब जो इन्फेक्टियस डिजीज है या जो इन्फेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इन्फेक्शन के कारक या कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो जो इन्फेक्शन है, चाहे वो कंटेजियस है चाहे वो नॉन कंटेजियस है, जिसको मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं संक्रमण। अब ये किस किस के कारण हो सकते हैं, बताएंगे आप मेरे को? कोई भी? सबसे पहला, अभी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और लगभग और पता नहीं कब तक मचाएगा, वायरस, जिसको आप शुद्ध हिंदी में क्या कह देते हैं? विषाणु कह देते हो। एंड द सेकेंड वन इज बैक्टीरिया, जिसको आप हिंदी में जीवाणु कह देते हो। बैक्टीरिया के बाद वही आपका दोस्त फफूंद या कवक, या फिर आपने सुना होगा बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। या फिर एक बीमारी आपने सुनी होगी, ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होगी, एक फेमस डायलॉग भी है मिर्जापुर का, ज्यादा मीठा खाने से कुछ होता है बच्चों में? होता है? नहीं पता? अब वो जो भी है रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग। अभी वो मिर्जापुर में बोला था ना IAS वाईएस बनो वाला, उसे पर्टिकुलर एक कीड़े का नाम लिया जाता है। हाँ, तो वो बड़ों में भी है, छोटों में भी है ऐसा। छोटों में मीठा खाने की वजह से हो जाता है, और बड़ों में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेने से हो जाता है कुछ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, बड़ों में ऐसा क्यों होता है। उनको आप कह देते हैं बेटा अच्छा, आपको इसका इलाज है। मेरी दादी बोला करती थी ऐसा। बहुत सारी चीजें यूज करते हो आप, जैसे हींग है, राख है, सरसों का तेल है ना, आप यूज कर सकते हैं। तो मैं देसी इलाज, होम्योपैथी, एलोपैथी सारे बता सकता हूं आप, ठीक है? हेलमिंथीज, इनको आप क्या बोल देते हैं हिंदी में? कृमि, और आपकी लैंग्वेज में बोल देते कीड़े, जैसे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ऐसा नॉर्मली, है ना, ऐसा। तो हेलमिंथीज, और हेलमिंथीज के बाद में लास्ट में आता है एक प्रोटोजोवन, ये ओ है लास्ट में, OAN, प्रोटोजोवन डिजीज।
प्रोटोजोवन डिजीज, इसको मैं हिंदी में ऊपर की तरफ लिख देता हूं, ऐसे लिखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। एक एक रोग के बारे में आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे, धीमे धीमे सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये बीमारियां हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रोटोजोआ जनित रोग, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? चलो ठीक, लिख लिया सभी ने? ये प्रोटोजोवन क्या होता है? प्रोटोजोआ कुछ ऐसा मान लीजिए कि लोअर क्लास के एनिमल होते हैं। जैसे आपने कभी अमीबा पैरामीशियम का नाम सुना है? नहीं सुना? अमीबा पैरामीशियम सबसे लोअर, ऐसा मान लीजिए कि मैं बता देता हूं आपको, जो आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में दो नाम और जोड़ो। एक शब्द होता है या तो प्रोटो या शब्द होता है प्रो, और एक शब्द होता है जोआ, या ऐसा मान लीजिए जुआयन। जुआयन, जुआयन से निकला एक शब्द जू। प्रोटो या प्रो, जैसे मैं कहता हूं कि जैसे प्री प्रो, इनका मतलब होता है, जैसे मान लो प्री या प्रोटो या प्रो, इसका मतलब होता है फर्स्ट या पहले, सबसे पहले। समझ में आया? सबसे पहले। जैसे मैं कहूं कि प्री का जो एग्जाम होता है और फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो प्री का मतलब होता है पहले, है ना, पहले। प्री, प्रो या प्रोटो, इनका मतलब क्या होता है? पहले। और एक शब्द होता है जुआयन। जुआयन से एक शब्द निकला जू, है ना, जू या जोआ या जुआयन, इसका मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि बताओ एनिमल की स्टडी को क्या बोलोगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी। अगर मैं आपके सामने एक शब्द और जोड़ देता हूं, अब आपको शायद अच्छे से समझ में आए कि देखो मैंने लिख दिया प्रोटो प्लस ये जुआयन से निकला एक जोआ, प्रोटोजोआ। अब बताओ इसका मतलब मुझे? ऐसे एनिमल जो सबसे पहले आए थे। तो धरती पर जो सबसे पहले एनिमल बने वो प्रोटोजोवंस थे, जो कहां पर बने? महासागर, ओशियंस, पानी के अंदर सबसे पहले। फिर उसके बाद उनमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास हुआ, विकसित होते होते फिर आगे जो है आगे जानवरों के अंदर बदले। तो दुनिया में सबसे पहले आने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे या जीव थे वो कौन थे? प्रोटोजोआ थे। ये प्रोटोजोआ तो पहले आने वाले। इनके अंदर क्या क्या आता है बेटा? या जैसे आप कह सकते हैं अमीबा का नाम सुना होगा आपने, या आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा। ये सब जो है ना, ये किस में आते हैं? प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड और बहुत फेमस एग्जांपल है। ये अगर 10वीं क्लास तक की साइंस अगर आपने थोड़ी भी याद है आपको, मुझे पता है हजारों साल हो गए आपको साइंस छोड़े हुए, बट थोड़ा सा तो ऐसा। तो प्रोटोजोआ ऐसे एनिमल है जो सबसे पहले आए थे, और छोटे होते लोअर क्लास के, बहुत ही छोटे, एक कोशिका वाले। एक कोशिका होगी इसमें, बस ज्यादा बड़ा नहीं होगा एक। ठीक है, और तो चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। तो प्रोटोजोआ, अच्छा, और आपको एक बात और कि अगर आपको समझ में नहीं आया कि प्रोटोजोआ क्या है तो भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नाम याद रखने कि प्रोटोजोआ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो पहली बार आए। उसमें 4 नाम आपको याद रखने होते हैं। जैसे आप मलेरिया वाला आपने याद रखा होगा। मलेरिया किससे होता है बताओ? मादा एनाफ्लीज तो फैलाता है उसे। एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम है ना, प्रोटोजोआ होता है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटोजोअन्स। अच्छा चलो ठीक है। अब यहां से मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज जैसे मैं आपसे कहूं, चलो मुझे बताओ पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? हमने सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आया था पैथोलॉजी। हाँ, सॉरी, गांठों की, ओके, नहीं, सही कहा आपने।
द स्टडी ऑफ पैथोजन, रोग कारक का अध्ययन। अब कुछ बच्चों को रोग कारक नहीं पता हो, कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स, बेझिझक होकर हाथ ऊपर कर दिया करो। ऐसा आपको कभी भी नहीं दिखाना है कि आपको आता है, क्योंकि अगर मैंने ये समझ लिया कि आपको आता है तो इसमें नुकसान आप, है ना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप जीरो पे हो तो मैं ज्यादा एफर्ट्स डालूंगा। इसीलिए जब मैं पूछूं कि ऐसा, तो हाथ ऊपर कर दिया करो। इसीलिए थोड़ा रेस्पॉन्स आप देंगे तो मेरा पूरा रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ओके। हाँ बस बस आपको इतना ही तो करना है, हाथ ऊपर, बस, और क्या। तो मैं कहूं कि पैथो, पैथो शब्द कहां से निकला है बेटा? पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या होता है? ये पैथो शब्द है ना, इसका मतलब होता है रोग एक तरीके से, और जन का मतलब क्या होता है? मैंने कल बताया था, जन या जिनेसिस, निर्माण, बनाने वाला, बीमारी बनाने वाला, जो बीमार कर देगा आपको, जो बीमारी बना रहा है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में अगर बीमारी बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रोग कारक, जो रोग उत्पन्न करते हैं। मैं कहूं कि पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट मतलब हिंदी में रोग उत्पन्न करने वाले कारक, रोग कारक कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, जैसे कोरोना, क्या ये हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर रहे हैं? ये सभी, ऐसा कोई भी कारक, चाहे वो जिंदा है, चाहे मरा हुआ है, या कैसा भी है, वो अगर हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर रहा है, अगर डिजीज कर रहा है, उसे क्या कह देंगे? रोग कारक या पैथोजन कह देंगे। और उस पैथोजन की अगर स्टडी मैं करता हूं, उन रोग कारकों का अध्ययन अगर मैं करता हूं, तो उसे क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है। बोलो, समझ में आया? तो सबसे पहले पैथोलॉजी लिख दिया आपने, ऐसा। एक शब्द होता है फार्मेकोलॉजी, जैसे बोलते हैं ना फार्मेसी, फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा। फार्मा का मतलब होता है दवा, मेडिसिन। तो बेटा किसकी स्टडी होगी फार्मेकोलॉजी में? द स्टडी ऑफ मेडिसिन, दवाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेडिसिन। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं ऐसे, फार्मेकोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट जैसे हमने सेकंड ईयर में पढ़े थे, फार्मेकोलॉजी की इतनी मोटी किताब आती है, उसमें सारी दवाओं का नाम आता है, सारे साल्ट आते हैं। जैसे मैं कहूंगी, जैसे बुखार है, बुखार के लिए एनाल्जेसिक यूज करते हो, पैरासीटामोल, डोलो खाई होगी कोरोना में बहुत सारी, है ना, ऐसा। तो आपको पता है कि भाई बुखार के लिए पैरासीटामोल, पीसीएम का पत्ता लेकर आना, डोलो, तो उसकी स्टडी अपने आप में क्या है? वो फार्मेकोलॉजी, ठीक है, फार्मेकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेडिसिन। अब यहां से सबसे पहली चीज हम लिख देते हैं पैथोजन। पैथोजन, या इसको आप हिंदी में कह देते हैं रोग कारक। क्या लिख दूं इसको? डिजीज कॉजिंग एजेंट। हिंदी में क्या लिख दूं कि सर रोग उत्पन्न करने वाला कारक। रोग उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाएगा? रोग कारक कहलाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कि सर ये वायरस हो सकता है, सर ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, या फंजाई हो सकता है, हेलमिंथीज अभी लिखवाए थे ना सारे मैंने, किस किस के कारण संक्रमण होता है, वो सारे नाम इधर आ जाएंगे। बस एग्जाम्पल लिख लो, वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी, ये अपने आप में पैथोजन हो गया। तो कोई भी बीमारी जब मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले किसके बारे में बताऊंगा? उसके रोग कारक के बारे में। और मैक्सिमम अगर सवाल पूछा जाता है तो वो किसी से पूछा जाता है रोग कारक। जैसे मैं कहूं टाइफाइड का रोग कारक, मैं कहूं पीलिया का रोग कारक, कोरोना जो बीमारी है इसका रोग कारक, है ना, पैथोजन, ऐसा। दूसरा पॉइंट आता है, आप कहें एक शब्द होता है जिसको आप कह देते हो अफेक्टेड ऑर्गन। हिंदी में क्या लिख दें इसको? प्रभावित अंग। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोरोना में प्रभावित अंग कौन सा है, बताइए।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, लंग्स। लंग्स में भी एक पर्टिकुलर एक चीज और होती है, स्पेसिफिक आंसर। लंग्स में एक छोटे छोटे गुब्बारे, अंगूर के गुच्छे जैसे गुब्बारे होते हैं, जिनको कहा जाता है वायु कूपिका, अंग्रेजी में एल्वलाई, एल्वलाई या वायु कूपिका। मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर, सारी चीजें बताऊंगा आपको। वायु कूपिकाएं जो हैं वो प्रभावित होती है। तो किसी भी बीमारी के अंदर वो पैथोजन जो है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, कौन से ऑर्गन, कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है, वो अफेक्टेड ऑर्गन हर बीमारी में लिखाऊंगा मैं। जैसे मैं कहूं रेबीज, रेबीज में कौन सा अंग प्रभावित होगा। मैं कहूं पोलियो, पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होगा, है ना। कोरोना में कौन सा होगा, टीबी में कौन सा होगा, ऐसा। तो हर जगह मैं प्रभावित अंग लिखूंगा। तीसरी पॉइंट हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सर सिम्टम्स की। सिम्टम्स, लक्षण की बात करेंगे। लक्षण का मतलब है जो भी साइन सिम्टम्स किसी बीमारी के अंदर आएगा उसकी बात करेंगे। कि जैसे मैं कहूं कि हेजे के लक्षण बताइए, हेजे में क्या होगा, कोरोना के लक्षण बताइए, तो वो लक्षणों की या सिम्टम्स की बात हम यहां पर करेंगे। ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, जैसे बीमारी पढ़ाऊंगा, जब कोई भी एक बीमारी पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले पैथोजन, दूसरा अफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम्स, और सिम्टम्स के बाद में एक शब्द होता है बेटा जिसको आप कह देते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण। संचरण का मतलब समझते हैं कि कोई भी बीमारी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलती है। ट्रांसमिशन, संचरण, उस बीमारी का संचरण कैसे होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, द मेथड ऑफ स्प्रेडिंग, बीमारी के फैलने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन। अंग्रेजी में क्या लिख देते हैं, द मेथड ऑफ स्प्रेडिंग, या फिर मैं कहूं कि रोग को फैलने, या रोग के लिख लेना, रोग के फैलने की विधि। जैसे मैं कहूं कि कोरोना कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन कैसे हुआ कोरोना का। मैं कहूंगा सर मैं छींकूंगा, खांसूंगा, टच करने से, छींकने से, खांसने से, बोलने से कोरोना फैल जाता है ना। ऐसा जैसे मैं एड्स के लिए दूरदर्शन पे एक चीज पढ़ी होगी आपने कि छूने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ खाना खाने से एड्स नहीं प्यार फैलता है, सुना होगा ना ये दूरदर्शन पे। तो ये नहीं फैल रहा है ऐसे। तो वैसे ट्रांसमिशन कैसे होता है किसी भी बीमारी का, वो ऐसा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, ये मुश्किल से 15 मिनट में आप घर जाकर रिवाइज कर सकते हो। तो विद इन 15 मिनट आप रिवाइज कर लेना। कल और परसों के बाद में मैं रेगुलर बेसिस पर आपसे 5 मिनट वो पूछूंगा आपसे, एंड देन फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।